नमस्कार दोस्तों, सभी हिंदुस्तानियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारत लगातार विकसित हो, भारत में जो बेरोजगारी है वो धीरे धीरे अब समाप्त हो और भारत जो है विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना सके, ऐसी प्रत्येक भारतीय को प्रयास करना चाहिए और हर वक्त सदैव अपने हिंदुस्तान, अपने देश के प्रति कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ऐसी मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा। आज प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से 7वीं बार झंडारोहण किया और जो भाषण दिया उसका हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये जो भाषण है वो भविष्य, भारत के जो भविष्य है उसको दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने जो भाषण के प्रारंभ में जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिस बलिदान और जिस साहस का परिचय हमारे वीरों ने दिया, उन सबको हम नमन करते हैं। आज उन्हीं की बदौलत है कि हम आज स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सबको बोलने की न केवल आज़ादी है, न केवल कोई भी कार्य करने की हमें पूरी तरह स्वतंत्रता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता ऐसे ही हमें नहीं मिली। सिर्फ हम अगर बात करें तो हमें चंद लोगों के ही नाम याद होंगे। मैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष और बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके हमें कुछ नाम याद हैं, परंतु ऐसे कई लोग हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता। इवन सरकारी रिकॉर्ड में भी जिनका नाम नहीं है, जिन्होंने गोली खाई अंग्रेज़ों की और वो अपनी भारत माता की, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए देश पर शहादत हुए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। जब ये चल रहा था आंदोलन, तो उसके कमांडर महात्मा गांधी थे और पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी कई नेता, महात्मा गांधी की पत्नी ने भी इसमें योगदान दिया था। और इसके बाद में ऑपरेशन 0 आवर्स चालू किया गया और महात्मा गांधी को और उनकी पत्नी को सर आगा का पैलेस में डाल दिया गया। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सबको अलग पैलेस में रखा गया। जो उसके पीछे जो भीड़ थी, जो उनके पीछे जो जन समुदाय था, उनके साथ क्या हुआ होगा ज़रा आप सोचिए। हज़ारों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, हज़ारों लोगों पर गोलियां चलाई गई, हज़ारों लोग मारे गए जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। इवन कईयों के नाम तो रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो उन पीछे जो खड़ी जो सेना है, जो पीछे जो जन समुदाय है, उनका सबसे बड़ा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा। हाँ, ये बात सही है, ये बात निश्चित है कि जो सेनापति होता है, जो वो मजबूत है, तो पीछे वाली सेना भी बहुत मजबूत होती है, जो डट के खड़ी रहती है। तो निश्चित तौर पे जो महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और भी जितने भी हमारे स्वतंत्रता कर्मी हैं, उन सब का हम योगदान भूल नहीं सकते, लेकिन हमें उन पीछे वाले लोगों का भी सदैव, उनको भी हमें नमन करते रहना चाहिए। आज भारत के आज़ादी के 74 साल हो चुके हैं, यानी 74वां हमने स्वतंत्रता दिवस ये मनाया है। और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक आत्मनिर्भर का मंत्र दिया गया। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ अपना ही उगाएं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हम अपना प्रोडक्शन खुद करें। कच्चा माल भी हमारे यहाँ, जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो होता है, उसका हम रिप्रोड्यूस करके फिर से उसे बनाएं, यहीं पर भारत में ही बनाएं, न कि वो कच्चा माल हम विदेश भेजें और विदेश से हम उस पके हुए माल को यहाँ ख़रीदें। तो हमारा बेनिफिट क्या रह जाता है? तो ये है आत्मनिर्भर भारत। यहाँ विदेशी माल का कोई बहिष्कार करना नहीं है, क्योंकि हम WTO की संधियों से जुड़े हुए हैं। तो हम अगर विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे तो WTO की संधियों का एक उल्लंघन होगा। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हम अपने जो घरेलू उत्पाद हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहित करें। यही आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र है।
हम सबको हम देखते हैं कि जब भारत जब आज़ाद हुआ था तो अब एक भारत की बहुत शिल्पकार, मतलब शिल्पकारी में भारत की इतनी बड़ा योगदान था कि विश्व इटली फ्रांस के जो राजा महाराजा थे वो भारत की दस्तकारी को के कपड़े जो उनको पहनना पसंद करते थे। इवन एक बार फ्रांस के एक लेखक है, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय कपड़ों से हमारा पूरा घर भरा पड़ा है। मतलब इतने हमारी पसंद थी ढाका की मलमल। आप याद कीजिए, ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी और भारतीय शिल्पकारों की वो इतना अच्छा नमूना था कि एक अंगूठी के अंदर से वो मलमल निकल जाती थी, इतनी महीन बारीक हुआ करती थी। परंतु उसकी जगह मशीनों ने ले ली और धीरे धीरे हमारा जो ये जो हाथों का जो हुनर था ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब कुछ ही ऐसी चीज़ें बची हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे फिर से हमने घरेलू मार्केट पर फिर से आना होगा। हमें जो लोकल है उसको वोकल बनाना होगा, मतलब हमें घरेलू चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। आजकल ये हो गया है कि मार्केट में चीज़ लेने जाते हैं तो क्या है, ये साहब जापानी है तो हम उसको ख़रीद लेते हैं और हम कहते हैं ये लोकल है, तो लोकल का मतलब ऐसे बेकार। परंतु ये ऐसा नहीं है। हमें भारतीय चीज़ों पर थोड़ा विश्वास करना चाहिए और उसे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। घरेलू मार्केट जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और यही सबसे अच्छा तरीका है बेरोजगारी दूर करने का। सरकारी नौकरियाँ कितनों को मिलेगी, सोचने वाली बात यहाँ है। घरेलू मार्केट को बढ़ाना होगा, अपना खुद का जो सेल्फ बिजनेस है उसको खोलने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। न केवल अगर घरेलू मार्केट में चीज़ें अच्छी बिकेंगी तो वो विदेशों में भी धीरे धीरे फेमस होगी, और जब विदेशों में फेमस होगी तो उसके अच्छा हमें मूल्य प्राप्त होगा। तो प्रधानमंत्री द्वारा ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मंत्र दिया गया है, और यहाँ पर जो आयात जो हम करते हैं विदेशों से उसको धीरे धीरे यहाँ पर कम करने की कोशिश हमें करनी है। ख़ास तौर पर चीन, न केवल चीन आज हमारे लिए सैन्य चुनौती तो बना हुआ ही है, बल्कि जो हमारा जो उसका जो ट्रेड डिफिसिट है वो $100 मिलियन का है। उससे हम अब कुछ समय से, एक महीने से घटते घटते ये 28 तक आ गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये और कम होगा। परंतु हमें अब अपनी खुद की चीज़ों का निर्माण करना हो। ख़ास तौर पर जो हमारे इलेक्ट्रिक आइटम है वो सबसे ज़्यादा हम चीन से लेते हैं, तो हमें खुद बनाना चाहिए। हमारे यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, खूब टैलेंट है यहाँ पर और हम बना सकते हैं उसे। इसमें इतना सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री द्वारा एक आत्मनिर्भर भारत का जो मूल मंत्र दिया गया है उसके तहत जो डिफेंस सेक्टर है, जो हमारा सबसे ज़्यादा जो खर्च जो पैसा होता है वो डिफेंस सेक्टर में ही होता है। और अगर हम उसकी डिफेंस सेक्टर की बात करें तो वहाँ एक नट बोल्ट तक हम खुद नहीं बनाते हैं अपना। अगर हमें एक नट बोल्ट भी लेना है किसी हेलीकॉप्टर का तो हम उसके लिए रसिया पर या अन्य देशों पर निर्भर रहते हैं। और अभी हाल ही के दिनों में हम भारत सरकार ने 101 जो डिफेंस सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उन पर पूरी तरह रोक लगाई है, और ये निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार कदम है। अब न केवल हमारी जो कंपनियां हैं, ख़ास तौर पे जो टाटा है या बिरला वाली कंपनियां हैं जो लगातार अब धीरे धीरे हथियार प्रोडक्शन में आगे जा रही हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पर। और न केवल भारतीय इंजीनियर्स जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिशियन साइड में जो अपना काम करते हैं उन इंजीनियर्स के लिए भी नए जॉब के क्षेत्र खुलेंगे, क्योंकि अब भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर जो लाइट हेलीकॉप्टर जो होते हैं उन तक पर रोक लगा दी है। हम वो भी नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब वो भारत में बनाए जाएंगे। जब भारत में बनाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर नए रोजगार का सृजन होगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। अभी देखिए आप, धनुष जो तोपें हैं वो भारत में बनाई गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो भारत में लगा है। तेजस जो जो भारत में बनाया गया है हाल द्वारा। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत में बनाई जा रही है। आप सोचिए 14 लाख करोड़ का जो है हमारा पैसा बाहर जाने से बच जाएगा। इससे जो 14 लाख करोड़ का जो पैसा वो भारत में ही लगेगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा हेल्थ सेक्टर को लेकर बात की गई। बिल्कुल, कोरोना जब आया था तब हमारे यहाँ टेस्टिंग मात्र 300 होती थी, ये बात भी सही है, और अब 7 लाख हो रही है। तो निश्चित तौर पे हमने इसमें बहुत अच्छा एक सराहनीय कार्य किया है। पीपीटी किट हम बन रहे हैं। देखिए उस समय एक समय बीच में आ गया था, मास्क नहीं मिल रहे थे। अब तो मास्क की इतनी भरमार है कि 40 रुपये 30 रुपये में ख़रीद लो, N95 मास्क मिल रहे हैं। तो हमने लगातार यहाँ पर काम किया है। वेंटिलेटर की समस्या थी, IIT दिल्ली के छात्रों ने, इंजीनियरिंग, उन्होंने ऐसे वेंटिलेटर बनाए जो वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अभी हमने नेपाल में 10 वेंटिलेटर एक्सपोर्ट किए हैं।
तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पर भी हमने धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं और हम कर सकते हैं इसमें। सबसे जरूरी इसके बाद में जो प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड ये एक बनाने की एक प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है और ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि जैसे सपोज करिए मैं अभी बीमार हुआ हूँ और मैंने किसी डॉक्टर से दिखाया है, उनसे उनकी जो मेडिसिन वो ली है मैंने। जब मैंने वो ली है तो जो मैंने एंटीबायोटिक ली है अभी, और मान ली 6 महीने बाद मैं फिर बीमार हुआ और फिर मैं किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा, निश्चित तौर पे उनकी अलग प्रकार की देखने की टेंडेंसी होगी, वो अलग मेडिसिन लिखेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर में जो एंटीबायोटिक है वो धीरे धीरे अब काम करना बंद कर रही है। लगातार एंटीबायोटिक डोज हमारे शरीर में इतना जा चुका है कि अब एंटीबायोटिक नॉर्मल हो गया है। एक समय तक एंटीबायोटिक हर मर्ज की दवा हो चुकी थी और अब एंटीबायोटिक शरीर में काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके प्रति हमारी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं। अब यही कारण है कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में काम करना बंद कर रही हैं, क्योंकि लगातार हम अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक खा रहे हैं दवाइयाँ, और उस वजह से जो हमारा शरीर है उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता वो धीरे धीरे कम हो गई है। तो इससे क्या होगा कि हम जब एक डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसका जो पूरा एक डाटा एक कार्ड में रहेगा, हमारी हेल्थ को लेकर सब चीज़ें तो यहाँ एक बहुत ही बेहतर ये कदम है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सी चीज़ें जो पहले जो घोषणा हो चुकी थी, जैसे वन नेशन वन कार्ड की घोषणा की हुई है। जैसे राशन कार्ड जो होता था, अब बिहार का कोई भी मजदूर है या श्रमिक है वो अब भारत के किसी कोने में भी जाके राशन ले सकता है। अगर ये वन नेशन वन कार्ड की जो स्कीम है अगर लागू हो जाती है तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना क्या हो रहा था कि अभी जो लॉकडाउन में रहा कि महाराष्ट्र में जो मजदूर काम कर रहे थे उनको वहाँ राशन नहीं मिल पाया, इस वजह से उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो ये दिक्कतें, इन दिक्कतों को समस्या को दूर किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी किसान रेल चलाई गई है महाराष्ट्र से लेकर बिहार के बीच में, और ये बहुत अच्छी है। देखो हमारे यहाँ पर 2 पेरिसेबल गुड्स होते हैं और एक नॉन पेरिसेबल गुड्स होते हैं। पेरिसेबल गुड्स में क्या होता है, जिसमें जल्दी ख़राब होने वाली फसलें होती हैं, सब्जी मोस्टली वेजिटेबल्स होती हैं, टमाटर हैं या वेजिटेबल्स जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और नॉन पेरिसेबल में है चने हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होती, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये होता है कि कई बार घरेलू मार्केट में किसी चीज़ की ज़्यादा मांग हो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। मान लीजिए सपोज करो टमाटर बहुत ज़्यादा है उसके मार्केट में, और फिर वो किसान के पास ऑलरेडी टमाटर पड़ा हुआ, तो वो उस मार्केट में जब बेचेगा तो उसको कितना भाव मिलेगा। तो अब किसान रेल से यह है कि वो आसानी से अपनी फसल को या अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उसको आसानी से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। इससे क्या होगा, उसको अपने मूल्य भी मिल जाएगा और जो लागत है उसके अंदर बहुत कमी आएगी, क्योंकि अब पूरी एक स्पेशल ट्रेन ही चलाई जा रही है सिर्फ किसान रेल की। उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही सामान होगा, उसमें कोई भी अदर सामान नहीं जाएगा। तो इस एग्रीकल्चर रेल से बहुत फ़ायदा होगा, ख़ासतौर पर जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो और पंजाब है यहाँ का, जो इनको धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है। अभी एक चली है और दूसरी भी आज शायद शुरू होने वाली है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही बेनिफिट वाला कदम है किसानों के लिए। ख़ास तौर पे लागत में लगातार कमी आएगी। सोचे 45,000 करोड़ रुपए की यहाँ कमी होगी, जो लागत लगती है किसानों की वो उसमें कमी आ जाएगी। तो ये एक अच्छा कदम है। इसके अलावा जो हमारे सैन्य, ख़ासतौर पर जो सैन्य तैयारी है उसमें प्रधानमंत्री ने क्लियर और स्पष्ट मैसेज दे दिया, ख़ासतौर पर चीन और पाकिस्तान सुन ले कि अब हम न डरेंगे न झुकेंगे, हम सीधे मारेंगे। ये स्पष्ट मैसेज जो है प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। हालांकि ये बात सही है कि पिछले 3 महीने से नेगोशिएशन चीन के साथ चल रहा है पीछे हटाने को लेके, और इससे ख़ासतौर पर स्पेशली अगर मैं कहूँ तो मेरा मानना है कि 3 महीने हो गए मनाते और अभी तक वो मान नहीं रहा है। तो अब कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, सरकार अपने डिप्लोमेटिक लेवल पर इसे सुलझाना चाहती है तो अच्छा है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट मैसेज दे दिया गया है कि लद्दाख में वो उसे पूरी दुनिया ने देखा, और ये बात सही भी है। जो ये लद्दाख वाला घटनाक्रम हुआ, जो गलवान घाटी का जो घटनाक्रम हुआ, उससे न केवल जो चीन के प्रति जो भय व्याप्त था, जो छोटे छोटे देश थे, इवन अमेरिका तक, वो भी थोड़ा घबराया हुआ था, सहमा हुआ था कि क्योंकि चीन ने पिछले 60 साल से सिर्फ पूरी एक फेज के साथ, मतलब पूरी एक स्टेप बाय स्टेप उनका टारगेट था कि हमें हर कदम को ऐसे उठाना है। उस आधार पर उन्होंने अपनी विस्तारवाद नीति का अब यहाँ पर क्या कहते हैं, विस्तारवाद नीति को फैलाना शुरू किया है। हर देश पर उन्होंने कहा हम धीरे धीरे कब्जा करेंगे। पहला उन्होंने इकोनॉमिक रूप से देशों को कब्जाना शुरू किया, पैसा दिया
खूब सारा इतना पैसा दे दिया कि वो कर्ज से दब गया, तो फिर उसकी जगह को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब लोग उससे निकल गए तो सैन्य ताकत द्वारा वो अब कब्जा करना चाहता है। तो जो विस्तारवादी नीति है उसका सबसे ज़्यादा विरोध भारत ने किया है। और जो विस्तारवादी नीति है, भारत ने जो गलवान घाटी की जो लड़ाई हुई उससे चीन को इतना भयानक सदमा दिया है, क्योंकि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग तो 53 सोल्जर शहीद हुए, मतलब हम 53 सोल्जर जो मारे गए चीन के। और अगर हम बात करें रॉ की तो उसके अकॉर्डिंग करीब 70 से ज़्यादा हमारे जवानों ने चीन के जवानों को मारा। लेकिन खुद जो चीन के एक्स आर्मी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा कि 110 से ज़्यादा जवान हमारे चीन के शहीद हुए हैं, मारे गए हैं मतलब। तो इस प्रकार जो चीन को जो एक भयंकर झटका लगा, और यही कारण है अभी तक उन्होंने अपनी मारे गए सैनिकों की संख्या जारी नहीं की है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम था गलवान में हमारे सैनिकों द्वारा जो वीरता दिखाई गई, और उससे न केवल छोटे छोटे देशों को पुनः एक शक्ति मिली, इवन अमेरिका भी अब खुल के सामने आया चीन के। इसके बाद में उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से जो क्योंकि उनकी कमजोरी भाप ली कि जितना ये दिखता है उतना चीन जितना दिखाता है उतना ताकतवर है नहीं, क्षमता नहीं है चीन में। हथियार हो सकते हैं लेकिन हथियार चलाने के लिए आखिरकार ज़रूरत तो इंसानों की पड़ती है। तो बिना एक मनोबल के आप इतनी आसानी से हथियार भी हैंडल नहीं कर सकते। तो ये एक चीन का भी एक बहुत ज़बरदस्त हमने जवाब दिया। इसके अलावा हम आयात लगातार कम कर ही रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम अपना आत्मनिर्भर धीरे धीरे बन रहे हैं। तो सरकार प्रधानमंत्री द्वारा सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी कई बात की गई, जिसमें जो महिलाओं की जो लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको भी लेकर बात की जा रही है कि उम्र पर एक नई विवेचना चल रही है। और देखते हैं उम्र पर सरकार क्या सोचती है विवाह, क्योंकि आने वाला अभी आज के हाल ही के दिनों में जो बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। और इसमें एक रीज़न ये भी है कि पिछले कुछ सालों से जो जेनेटिक डेवलपमेंट है उसमें जो ह्यूमन का जो जेनेटिक डेवलपमेंट है उसमें थोड़े चेंजेज आए हैं। मतलब जो ग्रोथ आज से 20-25 साल पहले होती थी वो ग्रोथ अब जल्दी हो जा रही है। मतलब आप देखेंगे बच्चों की ग्रोथ जो है बहुत जल्दी तेज़ी के साथ हो रही है। तो इसलिए जो हो सकता है, मुझे लग रहा है उम्र की यहाँ पर जो शादी की जो उम्र है उसको थोड़ा कम किया जाएगा, जहाँ तक मेरा एक अनुमान है। और सोशल रिफॉर्म के अलावा जो प्रधानमंत्री द्वारा सैनिटरी पैड पर भी बोला गया, शौचालय पर भी बोला गया, अपने जो काम है उनको भी बताया गया। तो ये सारे ये कुल मिला के एक जो बहुत ही मिला जुला और बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया गया, और जो भविष्य की जो नींव है वो यहाँ पर दिखाई गई। इसके अलावा भी कई मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि 370 हटा के जो कश्मीर में जो डेवलपमेंट के कार्य है उनमें तेज़ी लाने की बात की गई है। और जो लद्दाख है उसमें भी लगातार हम उसमें बताया गया काम किए जा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे काम हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पर बस 2-3 मुद्दों को जो है प्रधानमंत्री ने नहीं छुआ, कि वो जो मुद्दे हैं खासतौर पे जो जनसंख्या जो वृद्धि लगातार हो रही है, और जो जनसंख्या जो बिल लाना है उस पर प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी काफ़ी समय से मांग उठ रही है उस पर भी प्रधानमंत्री द्वारा किसी प्रकार की कोई बात नहीं की गई। तो ये कुछ 2 मुद्दों को थोड़ा प्रधानमंत्री द्वारा नहीं छुआ गया, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन पर भी कोई ना कोई ज़रूर बात की जाएगी। फिलहाल कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर ये है कि भारत में 3 वैक्सीन का जो है टेस्टिंग चल रही है। 2 वैक्सीन जो है वो सेकंड फेज में है, और जो तीसरी जो इंडियन बायोटेक फार्मा है उसकी जो वैक्सीन है वो अंतिम दौर में है। जल्दी हम देखेंगे, शायद 10 से 15 या 20 दिन के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। अलग से टाइम निकाल के वो इसका अनाउंस करेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। हमें कुछ दिन का और इंतज़ार करना है वैक्सीन आने के लिए। तो देश के लिए आप लोग सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के लिए आप सब कुछ अपना अपना जो भी योगदान है वो करते रहना चाहिए। ये देश हमारा है। और विदेश को जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं ख़ास तौर पे विदेश जाएं, एजुकेशन ग्रहण करें और वापस भारत में आएँ, यही होना चाहिए। ये क्योंकि हम कई बार आज आप देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं इसको देना चाहूँगा कि बिहार है। आज बिहार के जो छात्रा हैं सबसे ज़्यादा IAS बिहार से निकलते हैं। सबसे ज़्यादा मंत्री, सबसे ज़्यादा मिनिस्टर जो हैं वो खासतौर बिहार से बने हैं, बिहार और यूपी से।
और इसके अलावा आप मीडिया में चले जाइए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर कोई होंगे तो बिहारी मिलेंगे आपको। हर क्षेत्र में बिहारी सबसे ज़्यादा हैं। विदेश में चले जाओगे तो आपको बहुत से बिहारी मिलेंगे, परंतु अनफॉर्चुनेट, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो वो अपने बिहार को भूल जाते हैं। और आज बिहार की दशा देखिए आप लोग, अभी भी सबसे लास्ट में हैं। तो ये बहुत दुखद है। आप अपनी मिट्टी को कभी ना भूलें, क्योंकि ये ज़मीन, ये मिट्टी ही हमारी साथ है, क्योंकि हमें एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है। तो इसलिए आप लोग अपने देश के लिए करते रहें और अपनी मातृभूमि को सदैव याद रखें। जय हिंद, जय भारत।